और अब खबरों को तफसील से देख लेते हैं। जमशेदपुर में बीच बाजार में खड़ी एक कार में अचानक आग लग गई और कार आग के गोले में तब्दील हो गई। इस घटना में कार पूरी तरह से जलकर बर्बाद हो गई। घटना बिष्टुपुर थाना क्षेत्र की है, जहां कार मालिक रवि कुमार साइड में कार खड़ी कर कुरियर करने गए थे। तभी किसी ने उन्हें कार से धुआं निकलने की सूचना दी और देखते ही देखते कार का अगला हिस्सा पूरी तरह जलने लगा। स्थानीय लोगों ने अपने स्तर से बालू और पानी से आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक कार के काफी हिस्से को नुकसान पहुंच चुका था। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची और पुलिस की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। कार में आग कैसे लगी, इस बात का पता नहीं चल पाया है। स्काई कोरियर में मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स कोरियर करने के लिए गए थे। कोई बंधु आके बोला कि आपकी गाड़ी से धुआं निकल रहा है। भागे आए, देखते धुआं आग के रूप में कन्वर्ट हो गया था। यहाँ पे आजू बाजू जितने भाई सज्जन हैं, चाहे आने जाने जितने राहगीर हैं, उन्होंने अपने जी जान से हमको कोऑपरेट किया। गाड़ी को आग बुझाने में बहुत सफलता थी। इन लोगों ने मैं तो नर्वस हो गया था। पब्लिक से पूछा गया तो बताया कि ये चलती हालत में अपने आप गाड़ी में आग लगी है। ये तो अभी हमको तत्काल में खबर मिली थी। इनके पहले क्या कार्रवाई हुआ है ये तो इस विषय में तो हमको जानकारी। और हमारे साथ आशीष जुड़े हुए हैं। आशीष, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना है, आखिर कार में आग कैसे लगी? तो तस्वीर हम एक बार आपको फिर से दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से एक कार सड़क किनारे खड़ी थी और कार में अचानक आग लग गई। आग को स्थानीय लोगों ने बुझाने की कोशिश की, हालांकि किसी तरह के जान का नुकसान नहीं हुआ। गनीमत ये रही कि कार का जो मालिक है वो कार साइड में खड़ी कर कुरियर करने गया हुआ था। तभी अचानक से कार के अगले हिस्से से यानी कि कार के इंजन से धुआं निकलने लगा और जब तक कार मालिक वहां पहुंचता, कुछ समझ पाता, तब तक गाड़ी में आग लग चुकी थी। मौके पर पुलिस पहुंची और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया गया। पलामू के छतरपुर स्थित NH 98 पर एक ट्रक में आग लग गई, जिससे ट्रक जलकर खाक हो गया। ट्रक में सन लदा हुआ था। जानकारी के अनुसार असंतुलित होकर ट्रक पलटने से आग लगी। हालांकि ड्राइवर और खलासी ट्रक से बाहर निकलने में सफल रहे। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। रांची में लूट की अनोखी वारदात सामने आई है। हथियार के बल पर 2 यूनिट ब्लड की लूट की गई है। ब्लड बैंक में शख्स से खून लूटकर युवक फरार हो गया है। सदर हॉस्पिटल स्थित ब्लड बैंक का यह पूरा मामला है। लोअर बाजार थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कोडरमा के बीजेपी सांसद रविंद्र राय ने कोडरमा से जीत तय करार दी है। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में आम लोगों को मोदी सरकार से अपेक्षा थी, जिसे पूरा कर दिखाया गया। इस चुनाव में कोडरमा की जनता विश्वास के साथ बीजेपी को वोट देगी। 5 वर्षों में मोदी जी के कार्यों के कारण जनता में एक विश्वास पैदा, पिछले बार तो आशा थी, इस बार विश्वास पैदा हुआ। में भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार होगा वो पूरे झारखंड में सबसे आश्वस्त परिस्थिति में जीतेगा। गिरिडीह के खरगडीहा से जेवीएम युवा मोर्चा की ओर से परिवर्तन पद यात्रा की शुरुआत हुई। इसका नेतृत्व जेवीएम अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने किया। पहले दिन ये पद यात्रा खरगडीहा से जमुआ चौक तक निकली। इस मौके पर जेवीएम अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पद यात्रा के जरिए आम लोगों को पार्टी के सिद्धांतों और नीतियों की जानकारी दी जा रही है। हम अपनी बात को भी कह पाते हैं, आपके लोग भी समझ जाते हैं जिन मुद्दों और जिन उद्देश्यों को लेकर के चलते हैं, तो अपने आप उत्साहित हो जाता है। इसलिए युवा मोर्चा वालों ने आज पदयात्रा का कार्यक्रम बनाया है पूरा जिला में, अलग अलग तिथि। झारखंड में शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए पुलिस ने प्लानिंग शुरू कर दी है। साथ ही नक्सलियों और स्थानीय अपराधियों पर भी नकेल कसने की तैयारी हो रही है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही पूरा प्रशासन इसकी तैयारियों में जुट गया है।
झारखंड में 4 चरणों में चुनाव होने हैं और शांतिपूर्ण और भयमुक्त चुनाव कराना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। अलग अलग जगहों पर होने वाले चुनाव को लेकर चुनौतियां भी प्रशासन के लिए अलग अलग हैं। सूबे के 24 में से 17 जिले नक्सल प्रभावित हैं, तो नक्सलियों पर नकेल कसने के लिए दूसरे राज्यों से सहयोग लेकर संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। नक्सलियों पर लगाम लगाने के साथ साथ राज्य पुलिस कुख्यात अपराधियों और आपराधिक गैंग पर लगाम लगाने की रणनीति बना रही है। इसके लिए अलग अलग डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन किया गया है। ये लोग अपराधियों की प्रोफाइल बनाकर उन पर कार्रवाई करेंगे। इस टीम में तकनीकी विशेषज्ञों के साथ साथ तेज तर्रार पुलिस अफसरों को रखा गया है। प्रत्येक जो डीएसपी हैं उनकी निगरानी में एक एसआईटी का गठन किया गया है, जिसमें संबंधित थाना प्रभारी और तकनीकी कोषांग से और एक अलग से इंस्पेक्टर्स भी उस एसआईटी में मौजूद रहेंगे। ये दिन प्रतिदिन उनकी जो सहयोगी हैं उनकी प्रोफाइलिंग करेंगे और जो सक्रिय सदस्य हैं उनकी केसेस जो माननीय न्यायालय में चल रहे हैं उनके ट्रायल पे और उनकी अन्य जो लंबित मामले हैं उनके गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान के लिए ये टीम कार्य करेगी। चतरा, लोहरदगा और पलामू जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं, वहां पहले चरण में मतदान होना है। वहीं दूसरे, तीसरे और चौथे चरण में उन जगहों पर चुनाव है जहां स्थानीय अपराधी ज्यादा सक्रिय हैं। ऐसे में पुलिस की रणनीति दोनों पर नकेल कसने में बेहद कारगर साबित होगी। मनोज, न्यूज़ 18, रांची। अब आई है जनता की बारी, इसलिए अपनी बारी का भरपूर लाभ उठाइए। देश का सबसे बड़ा नेटवर्क यानी न्यूज़ 18 आपसे अपने लोकतांत्रिक हक का इस्तेमाल करने की अपील करता है। लोकतंत्र हमारे पूर्वजों द्वारा दिया गया हमें एक बहुमूल्य उपहार। अब समय आ गया है कि हम इसकी गरिमा को और मजबूत बनाएं। भारत 17वें लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है, तो ये समय हमारा है कि हम लोकतंत्र के इस जश्न में शामिल हो जाएं, एकजुट हो जाएं, अटूट बन जाएं, अपने लोकतंत्र की अभूतपूर्व मिसाल का विश्व में प्रदर्शन करें, गौरवान्वित करें अपने देश को। बंदूक की गोली से भी शक्तिशाली है इस वोट की ताकत, तलवार का पराक्रम भी इसके सामने क्षीण है। नेटवर्क 18 प्रस्तुत करता है लोकतंत्र के इस जोश को। बटन दबाओ, देश बनाओ। एक अभियान जो आपको अपने सपनों का देश बनाने के लिए प्रेरित करता है। लोकतंत्र जिसके लिए आपका दिल धड़कता है। देश को आपकी जरूरत है। आगे आए और मतदान करें। सुनिश्चित करें कि मतदान सूची में आपका नाम है या फिर मतदान कार्यालय में जाकर अपना नाम पंजीकृत करवाएं। बटन दबाओ, देश बनाओ। मसूद अजहर को चीन का समर्थन मिलने के बाद लोग गुस्से में हैं। रांची में कारोबारियों और आम लोगों ने चीन के सामानों का बहिष्कार करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि चीन का बड़ा मार्केट भारत में है। ऐसे में अगर चीनी सामानों पर बैन लगता है तो इससे चीन को बड़ा नुकसान पहुंचेगा। अगर चाइनीज प्रोडक्ट को यहाँ पर बैन कर दिया जाए तो चाइना का इकोनॉमी ऐसे ही गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि कपड़ा, पंखा वगैरह काफ़ी सामान वहाँ से आता है जो इंडिया कंज्यूम करता है, बहुत बड़ा कंज्यूमर है। ये तो बहुत गलत किया है इन्होंने और इसके खिलाफ में चाइनीज़ आइटम का विरोध होना चाहिए। पर क्या है कि चाइनीज़ का यहाँ पर चाइनीज़ माल का बहुत खपत है, पर हम लोग को एकजुट होना चाहिए इसमें। नुकसान पहुँच रहा है, इसलिए आतंकवाद को तो ख़त्म ही कर देना चाहिए, है ना। ये मेरी राय है। इससे है कि देश बचा रहेगा, समाज बचा रहेगा और लोगों की भलाई होती रहेगी। चाइना से जो सामान आ रहा है उसका विरोध होना चाहिए। और चाइनीज सामान को यहाँ पर बढ़ावा मिल रहा है। फर्नीचर हो, घर का सामान हो, सारा चाइना से आ रहा है। तो हमारा अनुरोध ये है कि चाइना का आइटम बंद होना चाहिए। चाइना की ये दोगली नीति शुरू से है, हम लोग को सतर्क होना पड़ेगा। हम लोग उसका सामान का बहिष्कार करेंगे। तो चीन ने पाकिस्तानी आतंकवादी मसूद अजहर पर बैन लगाने का समर्थन
नहीं किया है। इसको लेकर देश भर में गुस्सा है। सत्तारूढ़ दल बीजेपी नेताओं का मानना है कि चीन को इसका जवाब दिया जाएगा। अभी चुनाव आचार संहिता लगे होने के कारण कुछ कहा नहीं जा सकता, पर सरकार इस पर जरूर ध्यान रखेगी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके से चाइना ने वीटो किया और चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन हमारी सरकार पूरे मामले पे कड़ाई से निगरानी रख रही है और हम जरूर चीन की इस कार्रवाई का जवाब देंगे। तो आतंकी मसूद अजहर को लेकर चीन के रुख पर भारत में खासा आक्रोश देखा जा रहा है। यूएन में जिस तरह से मसूद को लेकर चीन ने जिस तरह से वीटो लगाया, इसके बाद भारतीयों में चाइनीज सामानों का बहिष्कार करने का कैंपेन भी चलाया जा रहा है। जेएमएम ने भी चाइनीज सामानों के बहिष्कार को सही ठहराया है। चाइना का जो उत्पाद है इस देश में, हमको लगता है कि सबसे बड़ा बाजार चाइना के लिए भारत है, जहाँ से उसको आर्थिक लाभ होता है। लेकिन इस देश के चाहे वो प्रधानमंत्री हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता लोग हों, चाइनीज उत्पादों का बहिष्कार की बात जरूर करते हैं, लेकिन कभी भी इस पे अमल करने का प्रयास नहीं करते। अगर चाइना को सही में जवाब देना है तो हमको लगता है कि वहाँ जो उत्पाद है, वहाँ का जो उत्पाद हम यहाँ पर उपयोग करते हैं, उसका हमको विरोध करना चाहिए। आतंकी मसूद अजहर के मामले में चीन के दोहरे चरित्र पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राजेश ठाकुर ने कहा कि इस तरह के देश के साथ सरकार को हर तरह के संबंध को खत्म कर देना चाहिए, साथ ही वहां के उत्पादों का पूरी तरह से देश की जनता बहिष्कार करे, ताकि भारत के बाजार का उपयोग कर आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहे चीन को उसकी औकात समझ में आ सके। ये काम किया है और जिस तरह से मसूद अजहर को जैसे आतंकी का समर्थन किया है एक तरह से, वैसे देश से हमें रिश्ता बिल्कुल तोड़ लेना चाहिए और किसी भी प्रकार से उस देश की सहायता नहीं होनी चाहिए। वो चाहे व्यापार का मामला हो, चाहे अन्य मामला हो, कहीं ना कहीं हमारी सरकार को इस बारे में बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। और चाहे चाइना हो, चाहे अन्य कोई देश हो, ऐसे तमाम एनडीए के साथ मिलकर पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही आजसू को गिरिडीह सीट से किस्मत आजमाने का मौका मिला है। लिहाजा प्रत्याशी के चयन और लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर रांची में पार्टी कार्यालय में अहम बैठक हुई, जिसमें पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो और अन्य पदाधिकारी शामिल रहे। बैठक में गिरिडीह सीट पर कब्जा जमाने के साथ ही प्रदेश भर में एनडीए के बेहतर प्रदर्शन में सहयोग की रणनीति पर चर्चा हुई। रांची के मीनाक्षी सिनेमा हॉल के मालिक की पत्नी देवी अग्रवाल को पिछले कई सालों से अपने ही बेटा और बहू प्रताड़ित कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग के आदेश के बाद झारखंड महिला आयोग की टीम ने कांके टैगोर हिल स्थित देवी अग्रवाल के घर पहुंची और कार्रवाई का आश्वासन दिया। कहना है कि पति के जाने के बाद बेटा, बहू, चाहे जो भी हो, बेटा लोग तो बाहर रहता है लेकिन हमारे साथ प्रताड़ित होता है। बुजुर्ग हो गई हूँ, ये लोग कहता है कि जहर खा के मर काहे नहीं जाती है, क्यों अभी तक जिंदी है। आयोग यही कहेगी जो कहना था इन लोगों को कह दी, और जो मुझको रिपोर्ट भेजना है मैं राष्ट्रीय। मुंबई पुलिस और देवघर पुलिस की संयुक्त छापेमारी में सोनाराय थाड़ी थाना क्षेत्र के 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि इस एक इंडियन आइडल सेलिब्रिटी के खाते से यूपीआई के जरिए 1,75,000 रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। इस संबंध में मुंबई के सैनी थाना में मामला दर्ज किया गया था। जांच में इन अपराधियों का लोकेशन देवघर में लोकेट हुआ था। इसी सूचना के आधार पर छापेमारी कर तीनों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से पुलिस ने 15 मोबाइल, 4 पासबुक और 1 एटीएम कार्ड जब्त किए हैं। देवघर पुलिस को एक अच्छी सफलता मिली है। इसमें मुंबई से एक टीम आई थी जो कि इंस्पेक्टर प्रशांत कामरे के नेतृत्व में टीम थी, और इसमें एक साइबर फ्रॉड हुआ था। इंडियन आइडल की एक विक्टिम है, उनके साथ हुआ था। 1,75,000 का यूपीआई के थ्रू इसका साइबर फ्रॉड हुआ था। इसमें 4 दिन तक हम लोगों ने दोनों जॉइंट ऑपरेशन में सर्विलेंस रखा
उसके बाद हम लोगों ने रेड की गई और इसमें 3 साइबर क्रिमिनल, जो मेन था राजकुमार मंडल, जो नेम था महाराष्ट्र पुलिस के उसमें PS केस नंबर में, उसको गिरफ्तार किया। इनसे 15 मोबाइल हम लोगों को बरामद हुए हैं, ATM कार्ड्स और काफ़ी डॉक्यूमेंट्स भी हम लोगों को मिले। पाकुड़ के खगड़ा गांव में आवास प्लस योजना में अयोग्य लाभुकों का नाम चढ़ाने से नाराज महिलाओं ने रोजगार सेवक समरुद्दीन अहमद, बिचौलिया अल अमीन शेख और फुरकान शेख को घंटों बंधक बना लिया। साथ ही बिजली के खंभे में बांधकर काफी मारपिटाई की। महेशपुर के BDO उमेश मंडल ने उग्र ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया। धनबाद नगर निगम ने बड़े टैक्स बकायेदारों पर कड़ी कार्रवाई तेज कर दी है। 11 लाख रुपए होल्डिंग टैक्स वसूलने के लिए हाल में अशरफी अस्पताल का बैंक खाता फ्रीज कर दिया गया। इसके अलावा धनबाद क्लब और स्काईलार्क होटल के खाते सीज करने की प्रक्रिया चल रही है। दिलचस्प ये है कि धनबाद क्लब के प्रदेश अध्यक्ष DC खुद होते हैं। धनबाद नगर निगम के 100 बड़े बकायेदारों के पास 10 से लेकर 35 लाख रुपए बकाया है। बार बार नोटिस देने के बावजूद ये सभी बकाया नहीं चुका रहे हैं। नगर निगम कुछ कड़े कदम उठाने का निर्णय ले चुका है और इस के तहत बड़े बकायेदारों की बैंकों में जमा की गई राशि को सीज किया जा रहा है। प्रथम चरण में हम लोगों ने अभी अशरफी हॉस्पिटल के खाते को सीज किया है और कुछ और भी बड़े बकायेदार हैं, जैसे धनबाद क्लब है, स्काईलार्क होटल है, इनका भी आज से ही हम लोग ये अभियान चला रहे हैं कि जो भी संबंधित व्यक्ति हैं जिनको कई बार प्रयास के बावजूद अभी तक राशि नहीं जमा कर रहे हैं, उनके खाते को सीज किया। मेदिनी नगर के कोयल नदी में शहर के नालों की गंदगी पहुंच रही है। इसी कोयल नदी का पानी घर घर में सप्लाई होता है। ऐसे में शहर में महामारी का खतरा बढ़ता जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ स्वच्छता के बड़े बड़े नारे लग रहे हैं तो दूसरी ओर कोयल नदी में पूरे शहर के नालों की गंदगी पहुंच रही है। जबकि इसी कोयल नदी का पानी पंपुकल जलापूर्ति जैकवेल के जरिए मेदिनी नगर के घर घर तक पहुंचता है। हालांकि बालू की दीवार के जरिए कोयल नदी को गंदगी से बचाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये नाकाफी साबित हो रही है। ऐसे में शहर में महामारी फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि शहर के लाखों लोग पानी पी रहे हैं, कोई देखने नहीं आता है। लेकिन हम बार बार आगाह भी अपने शहरवासी को करते हैं कि पानी को अपने भी व्यवस्था से ठीक ठाक करके पानी। आम लोगों की शिकायत पर पलामू के DC डॉक्टर शांतनु अग्रहरी ने जैकवेल प्लांट का जायजा लिया और विभाग को शुद्ध पेयजल आपूर्ति करने का निर्देश दिया। वहीं PHD विभाग ने कोयल नदी तक नालों का गंदा पानी पहुंचने के लिए मेदिनी नगर निगम को जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन होता क्या है कि ये पानी जो ड्रेन का आ रहा है, ये घरों का गंदा पानी है और इसको हम लोग अपने भाषा में ब्लैक वाटर कहते हैं। जी। तो ये ब्लैक वाटर किसी भी सूरत में हमारे ड्रिंकिंग वाटर में नहीं आना चाहिए। साथ ही साथ एक CFL में हम लोग के इसमें सेडिमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो उसकी सफाई करने के लिए भी निर्देश दिया गया है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं 1 हफ्ते 10 दिन में जो प्रॉब्लम है उसको दूर करते हुए पानी का सप्लाई बढ़ाएंगे। बहरहाल कोयल नदी में जिस तरह से गंदगी बढ़ती जा रही है, ऐसे में समय रहते ठोस उपाय नहीं किए गए तो हालात बेहद बदतर हो जाएंगे और इसका खामियाजा मेदिनी नगर की जनता को भुगतना पड़ सकता है। नीलकमल, न्यूज़ 18, पलामू। और रांची में बढ़ते साइबर क्राइम के मामले को देखते हुए रांची पुलिस की साइबर सेल ने लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया है। इसके लिए पुलिस YouTube की मदद ले रही है और साइबर सुरक्षा नाम से 7 वीडियो अपलोड किया है, जिसमें साइबर क्राइम से बचने के तरीके बताए गए हैं। पुलिस के मुताबिक साइबर सेल का शिकार होने वाले ज्यादातर लोगों में महिला और बुजुर्ग होते हैं, जिन्हें साइबर ठगी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है और वे आसानी से ऐसे अपराधियों की बातों में आ जाते हैं। इसमें जो गांव के दूर दराज के लोग हैं, जिसमें बेसिकली हमारा जो टारगेट ग्रुप है वो महिला, बुजुर्ग और बच्चे हैं, जो कि हमेशा आम रूप से जो ठगी के शिकार होते हैं।
हो जा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए हम लोगों ने जो चैनल बनाया उसका नाम है साइबर सुरक्षा, और इसमें हम लोगों ने लगभग अभी तक 7 वीडियोस डाले हैं, जिसमें लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी है। हम लोग आने वाले समय में उसमें CCTV फुटेजेस भी डालेंगे, जिससे ये कंफर्म हो जाए कि लोग ठगी, जो साइबर अपराधी वो किस तरह से ठगी करते हैं और लोगों को बचाव के उपाय उनको क्या क्या होना चाहिए। हाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन झारखंड की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18jharkhand.com पर।